नमस्कार दोस्तों, द ओसवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर आए हैं उनकी एक खास बात है, क्योंकि वो शार्क टैंक में एक शार्क की शिकार भी कर चुके हैं। यस सर, नन अदर देन हमारे पास आज उपस्थित है बाम्बू इंडिया के फाउंडर एंड CEO योगेश जी शिंदे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका, और बहुत दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाने के बावजूद भी आपने हमारे जैसे छोटे प्लेटफॉर्म को भी का इंटरव्यू देने के लिए भी आपने इनविटेशन स्वीकार किया। आप सभी के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बड़े होते हैं लेकिन वो दिल से भी बड़े होते हैं। तो योगेश जी उन लोगों में से है, क्योंकि अगर उनकी पूरी जर्नी अब जब हम इंटरव्यू में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो हमारे जैसा ही बंदा है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मेरा पहला सवाल ये है सर कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई है मतलब बाम्बू इंडिया तक की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इज्जत दी, हमको यहाँ पे बुलाया, और ये सिर्फ मेरी नहीं हमारी पूरी टीम की और पूरे बाम्बू इंडस्ट्री का एक सम्मान है। शार्क टैंक हो या आप हो, हमारे लिए सभी एक जैसे ही है, क्योंकि आप हमारे बिजनेस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दिस इज़ माय व्यू। ओके, सो बैक टू योर क्वेश्चन। हमारी जर्नी जो है तो मैं काफ़ी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि आई एम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। तो एक टीचर्स फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी, मेरे फैमिली के और भी कई मेंबर आज भी टीचर्स प्रोफेशन में है। अच्छा। या रिटायर्ड हो चुके हैं। मैंने मेरे भी करियर की शुरुआत एज अ टीचर की थी। अच्छा। बट कुछ एक्सपोजर मुझे चाहिए था कि मैं और लाइफ से सीखूं, इसलिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के टिपिकल IT में चला गया। वहाँ पे एक अच्छा समय गुजारने के बाद जब मैं ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए या फिर मेरा एक्सपोजर किसी लोगों के भी काम आना चाहिए, सिर्फ MNC के लिए नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं वापस इंडिया आ गया और यहाँ पे शुरू किया। और बाम्बू इंडिया को अभी शुरुआत के अप्रोक्सीमेटली 6 साल हो चुके हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि 1 साल का ब्रेक लिया जाए और कुछ किया जाए, बट वो अभी 1 साल के 2 साल, 2 से 4 साल, और अभी ऐसा नहीं लगता कि मैं वापस कॉर्पोरेट लाइफ में जा पाऊंगा। सही बात कही सर। तो लेकिन एक बात होती है योगेश जी की बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूं, तो आपकी बाम्बू इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, और आपने जो सर्कल ब्रेक करना बोलते हैं कि जब हम लोग जॉब छोड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं तो उस सर्कल को कैसे ब्रेक किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और बाम्बू इंडिया आज क्या कर रहा है इसके बारे में भी थोड़ा डिटेलिंग हमें चाहिए। नहीं, कंफर्ट जोन सबको अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत मुश्किल से वो कंफर्ट जोन बना पाते हैं लाइफ में। करेक्ट है, राइट। लेकिन कभी कभी वो कंफर्ट जोन से भी आपको घुटन हो सकती है। क्योंकि जैसे फिर आप वो ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे EMI ट्रैप होता है। यस। तो वो ट्रैप में तो मेरा भी कोई अलग स्टोरी नहीं है। मुझे बहुत कुछ करना था सोसाइटी के लिए, मेरे खुद के लिए, कुछ खुद के आइडिया के लिए, फैमिली के लिए, बट वो जॉब छोड़ के नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब बच्चों का एजुकेशन चल रहा है, या फिर वो हर महीने के 1 तारीख को जो SMS आता है, yes. उसके प्यार के चक्कर में आदमी कुछ कर नहीं पाता। बट समहाउ मेरा पैशन था। तो मैंने घर वालों को ऐसा कन्विंस किया कि 1 साल का ब्रेक लेता हूँ। ओके। ये ट्राई करता हूँ। और वो जब हमने ट्राई किया तो फिर वो सक्सेस हो गया। तो व्हाट आई फील कि जैसे हम अभी इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपको माइंडसेट प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। रात को मेरे दिमाग में कोई ख्याल है और मैंने सुबह शुरू किया, ऐसा कभी नहीं होता। एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आपकी जो आइडिया है वो आपको वैलिडेट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर POC बनाना पड़ेगा, एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, दोस्तों से पूछना पड़ेगा। एक फेज आउट के बाद में आप भी आगे बढ़ सकते हो। अच्छा। नहीं तो वो फ्लूक हो जाता है और वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। तो मेरे ख्याल से एवरी एंटरप्रेन्योर और कोई भी जो नया कोई देख रहा है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले 1-2 साल या 4 साल तक आप जॉब कीजिए, किसी स्टार्टअप में जॉब कीजिए, किसी MNC में जॉब कीजिए, तो आपको पता चलेगा बिजनेस चलता कैसा है, एम्प्लॉय सोचते कैसे है, टीम वर्क क्या होता है। और अगर आप काम पे नहीं जाते हो तो फिर भी मेरा काम हो रहा है, ये कैसे होता है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है।
कुछ पैसे हाथ में आना बहुत ज़रूरी है। हम राइट फ्रॉम द डे वन फंडिंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आजकल वो एक ट्रेंड चल रहा है, शार्क टैंक के बाद मैंने देखा है कि लोगों को नहीं मुझे, जो अभी हमने स्टार्ट किया था तो हमको पता ही नहीं था विजन क्या है या फिर क्या हम 5 साल के बाद होगा। करेक्ट। आजकल बच्चे नहीं मुझे 100 करोड़ का बिजनेस 3 साल में बनाना है, कैसा है नहीं पता नहीं, कुछ भी करना है लेकिन तो 100 करोड़ मतलब इट्स जस्ट लाइक अ बेस लाइन। तो ऐसे नहीं होता। बी प्रैक्टिकल, जॉब करो, पहले कुछ पैसे कमाओ, एक टीम बिल्ड करो, अपने फैमिली को पहले कन्विंस करो, फंडिंग के पीछे मत भागो, यूनिकॉर्न के पीछे मत भागो। पहले एटलीस्ट पहले आप अपने दोस्तों को कन्विंस करो, वो आपको पैसे दे सकते हैं क्या? आपके फैमिली को कन्विंस करो, वो आपको पैसे दे सकते हैं क्या? अगर वो पैसे दे रहे हैं इसका मतलब उनको आप में ट्रस्ट है, और अगर उनको ही ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए तो दुनिया का ट्रस्ट क्या बिल्ड कर पाओगे? तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग, बाम्बू इंडिया अभी 6 साल हो गए हैं। इट्स अ वंडरफुल जर्नी जो हमने शुरू किया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनिशियली हम 100 ब्रश प्रतिदिन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। आज हम 50,000 ब्रश पर डे की हमारी कैपेसिटी है, जो एंड ऑफ दिस ईयर 1 लाख ब्रश पर डे की कैपेसिटी बन जाएगी। और अलग अलग ब्रांड्स हमारे पास आ रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। हम अभी तक हमारे पास 500 ऑफलाइन स्टोर हैं इंडिया में आज की तारीख में, जो एंड ऑफ दिस ईयर 10,000 स्टोर हो जाएंगे। तो जर्नी है, मतलब ये बिजनेस है, तो लोगों को ये आइडिया अच्छा लग रही है। लोग सोच रहे हैं कि यार मैं खुद तो कुछ कंट्री के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्टार्टअप का प्रोडक्ट यूज़ करके मैं कंट्री को ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो पैसा आएगा वो हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इंडियन स्टार्टअप की वही बात है कि वही पैसा वही सर्कुलर इकोनॉमी में जा रहा है और लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आवर जर्नी इज ऑल अबाउट। फैंटास्टिक सर। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर 2-3 बातें योगेश जी ने बहुत सही तरीके से बताई कि अगर हम लोग आज नया जो जनरेशन है काफ़ी स्टार्टअप के लिए बात करता है, लेकिन फंडिंग के लिए बात करता है। जब भी हम किसी बंदे को स्टार्टअप के बारे में पूछते हैं तो वो उसका बिजनेस क्या है वो नहीं बात करेगा, उसका बिजनेस का वैल्यूएशन के बारे में बात करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पहला फंडिंग है, जो आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, वो आपके ऊपर भरोसा रख के कुछ 5-10 लाख रुपया दे रही है क्या, उसके बाद ही आप बड़ा कीजिए। और दूसरी बात योगेश जी ने बिल्कुल सही कही है कि भले ही आपका आइडिया बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। बहुत ही सही और सटीक बात योगेश जी ने कही है। एक बात यहाँ पर दोस्तों ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि इनकी कंपनी सिर्फ 50,000 ब्रश हर दिन का बना नहीं रही है। इन्होंने आज की तारीख तक करीबन 21 लाख किलोग्राम का प्लास्टिक जो बनने वाला था उसको रोका है, और ये मुझे लगता है बहुत नोबल कॉज है। और एक बात योगेश जी के बारे में बताना चाहूँगा सर कि हर जो स्टार्टअप आता है तो बोलता है कि मेरे पास फलाना पेटेंट है, मेरे पास फलाना उस पर्टिकुलर मार्केट का शेयर है, लेकिन योगेश जी के पास उन्होंने कोई पेटेंट को अप्लाई नहीं किया है। वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका आइडिया कॉपी करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ऐसा यूनिक एंटरप्रेन्योर मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा। योगेश जी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात सभी के मन में है, मतलब क्या है कि जो शार्क टैंक है इतने सारे लोगों ने देखा है और उसके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप जा करके आए हो तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली क्या है शार्क टैंक, उसके बारे में जो पॉजिटिव नेगेटिव बातें जो हो रही है उसके बारे में बताइए, और आपका उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। नहीं, शार्क टैंक ये ब्लेसिंग है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या जो MBA करते हैं उनको 3 साल में या 5 साल में जो सिखाया जाता है वो शार्क टैंक ने 2 महीने में सिखा दिया। वो सबसे बड़ी बात है। उनका प्रेजेंट करने का तरीका अलग था, एंटायर शो अलग था। अभी लोग उसके बारे में बात करते हैं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि पैंडेमिक के बाद या फिर पैंडेमिक के 2 साल के बाद अगर कुछ अच्छा हो सकता है इंडियन इकोसिस्टम के लिए तो वो शार्क टैंक था। जैसे हम कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, तो वैसा शार्क टैंक था। अप्रोक्सीमेटली 63,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से सिर्फ 67 लोगों को एक्चुअल फंडिंग मिला है, राइट। तो हम भी उनमें से एक हैं। तो बाकी जो जितने बचे हैं, तो जैसे आप अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 1,000 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से एक बंदे को फंडिंग मिला है। तो बचे हुए जो 999 लोग जो है तो वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड।
क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरे आइडिया यूनिक है, हर एक को लगता है कि मेरे जैसे सोचा है किसी ने सोचा ही नहीं है लाइफ में, राइट। बट ऐसे नहीं होता, हम भी लकी थे। मैं भी नहीं कहता हूँ कि हमारा स्टार्टअप बहुत यूनिक है या फिर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट समहाउ हम वो सर्वाइव कर पाए लास्ट के 63 लोगों में, और हमको वो फंडिंग मिल गया। शार्क टैंक में बताना चाहूँगा, सोनी टीवी ने देयर आर 2-3 पार्टीज इन शार्क टैंक। एक था जो शार्क्स जो इन्वेस्ट करने वाले थे, दूसरे थे सोनी टीवी, और तीसरे थे पार्टिसिपेंट। यस। तो तीनों जो ये थे, ये एक दूसरे के बारे में तब भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सोनी टीवी का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि एक शो करना है जो प्राइम टाइम में हो, जिसका टीआरपी बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने उसके लिए पूरे कंटेस्टेंट और जो शार्क्स है उनका बहुत अच्छी तरह से आवभगत की, हमको 4 दिन में 5 स्टार होटल में रुकाया, जाने आने का इंतज़ाम किया और ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, पूरा कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर था। अच्छा। 1 भी रुपये के उन्होंने ना डिमांड की ना कभी उन्होंने कुछ मांगा। यूएस शार्क टैंक में वो सिस्टम है कि आपको अगर टीवी पे अपेयर होते हैं तो यू हैव टू पे समथिंग, मतलब आपको कुछ शेयर देने पड़ते हैं, 0.5% शेयर या जो भी है। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। हमको शार्क के बारे में सिर्फ 2 दिन पहले बताया कि ये पार्क शार्क आपके सामने होंगे। अच्छा। शार्क को भी पता नहीं था कि हम कौन अगला कंटेस्टेंट आने वाला है। तो उनके लिए भी आधे घंटे का वो शो था, इंटरेक्टिव था। टीवी में तो उन्होंने सिर्फ 11 मिनट का दिखाया हमारा, बट हमारा डिस्कशन अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 18 मिनट के आसपास चला था। वो काफ़ी डिस्कशन था। टीवी में तो सिर्फ उन्होंने कट शॉट हाईलाइट्स थे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि शार्क टैंक सोनी टीवी ने वो बहुत प्राइवेसी मेंटेन की थी, किसको फंडिंग मिला है, किसी को नहीं मिला है। जिसका शूटिंग खत्म हुआ है उनको इमीडिएटली होटल पे भेजते थे, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि क्या क्वेश्चन पूछते रहे अंदर, कि क्या डिस्कशन हो रहा है। तो शो के बाद सबको पता चला कि अश्विनी ग्रोवर कौन है, या गुस्से वाले है, नमिता थप्पड़ कौन है, या फिर जो भी है। हमको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उनको लाइव देखा था, उनके बारे में पढ़ा था, बट दैट वाज नॉट इनफ। बट ओवरऑल अगर मैं वापस आई विल रिपीट माय लाइन कि अगर पैंडेमिक के बाद इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ अच्छा हो सकता था तो वो शार्क टैंक है। दैट्स इट। फैंटास्टिक सर। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, शार्क टैंक में जाने से, या मतलब अगर आपको फंडिंग चाहिए तो ऐसे बहुत सारे शार्क ऑफलाइन बैठे हुए हैं और आपको उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर बात वही है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे और जो आप फंडिंग मांग रहे हो उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। सर, बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है। और शार्क टैंक के बारे में जो आपने बिल्कुल सटीक और सही बात कही है, वो एक थोड़ा आई लाइन ओपनर में ज़रूर कहूँगा। सर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आपका जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शायद बिजनेसमैन नहीं है, हाउसवाइफ्स है या स्टूडेंट्स है, उनके लिए क्या 1 या 2 बातें आप एज अ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, बाय एजुकेशन एंड ऑल। नहीं, ऐसे जोक कर रहा था, बट नहीं, मैं इतना बड़ा हुआ या सक्सेसफुल नहीं मानता कि कुछ मैसेज दूँ, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और तो वही होता है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर उछाल के देखो। तो हमने भी ऐसे ही कुछ स्टार्ट किया था। जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की थी, तब हमने नहीं सोचा था कि 5 साल के बाद हम 20 लाख किलोग्राम प्लास्टिक सेव करेंगे, या फिर हमारे पास 5,000 से भी ज़्यादा किसानों का एक ग्रुप बन जाएगा, या हमारे पास 70,000 कस्टमर बेस रेडी हो जाएगा, या हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या रतन टाटा जी, गडकरी जी, यूनाइटेड नेशंस के उनसे मिलेंगे। क्योंकि ये होते क्या, क्योंकि यू जस्ट डू योर वर्क। जैसे हम गीता में भी कहा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। ठीक है, आशा करो बट ज़्यादा पैशनेट मत हो, उसके पीछे मत भागो, थिंग्स विल फॉलो फॉर श्योर। तो वैसे ही है, ऐसा मत सोचो कि ये मेरे से होगा नहीं होगा, शुरुआत करो, थिंग्स विल फॉलो। एंड हमारे यहाँ पे एक ऐसी कहावत है कि वी आर नॉट अ स्टार मेकिंग कंट्री, वी आर स्टार फॉलोइंग कंट्री, राइट। तो आपको आपका स्ट्रगल खुद करना है। ये मत सोचो कि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दे रही है या फिर मेरे हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही हैं। आप काम करते जाओ, आपके पास एजेंसी आएगी कि भाई हमसे लोन ले लो, राइट। तो वो सब चीज़ें। सेकंड थिंग, मैं अभी जैसे आपने कहा कि पेटेंट के बारे में या फिर आईटी राइट्स के बारे में,
हमारा इंटेंशन ही यही था कि हमको बाम्बू को प्लास्टिक से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो बस वही इंटेंशन हमारा था। इसलिए जब हमने हमारा पहला प्रोडक्ट बनाया जो बाम्बू एकॉस्टिक स्पीकर था, तो वो जब मैंने सोचा कि बाम्बू से हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि बाम्बू इंडिया में अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मलेशिया में देखा था एक 10-15 साल पहले किसी बिजनेस स्टोर में। लेकिन मुझे प्रोडक्ट याद भी नहीं था कि कैसा दिखता है, बट मुझे पता था कि बहुत इजी प्रोडक्ट है, बनाने के लिए भी इजी है और उसका यूज़ हो सकता है। तो जब मैंने बाम्बू का काम शुरू किया तो मेरे पास मशीन नहीं थे, तो हमने फिर वो पहला प्रोडक्ट बनाया जो बाम्बू स्पीकर था। और वो स्पीकर बनाने के बाद वो स्पीकर इतना पॉपुलर हो गया कि आज अगर आप 6 साल के बाद वो प्रोडक्ट गूगल पे ढूंढते हो तो आपको हमारा नाम कहीं मिलेगा नहीं, आपको 100 लोग मिलेंगे जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। तो हमारे लिए वो बहुत यू कैन से डेविड एडवोकेट जो बोलते हैं कि वैसे ही हमारा हो गया कि आज की तारीख में अगर कोई बाम्बू को वो स्पीकर बना के बेच रहा है तो बेचने दो ना, एट द एंड ऑफ डे प्लास्टिक कम हो रहा है, राइट, बाम्बू का प्रमोशन हो रहा है। तो हम मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे बहुत ही अर्ली एज में इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, तो ये मैं कर पाया। तो एटलीस्ट अगर मेरी कोई डिज़ाइन देखे कोई इंस्पायर हो रहा है और कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहा है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से लेट्स डू दैट अगर किसी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बाम्बू के प्रोडक्ट इंडिया में मतलब अक्रॉस द ग्लोब 1800 से भी ज़्यादा बाम्बू के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ओह ग्रेट। तो मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चुना है, बाम्बू टूथब्रश, राइट। बाकी तो सारे प्रोडक्ट अभी भी ओपन है, राइट। आप उसमें भी जा सकते हो, इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लोगों को लगता है स्टार्टअप मतलब कोई तो ड्रोन बनाना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई ऐप बनाना है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली आप क्या पर्पस आपका है और क्या गोल सॉल्व कर रहे हो, क्या विजन है आपका, दैट इज मैटर। बहुत ही सही बात कही है योगेश जी आपने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी दर्शक बैठे हैं तो एक इंस्पिरेशन मैं ज़रूर आपसे लूँगा और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी लेंगे कि आज से एटलीस्ट जब भी हम लोग डे टू डे में कुछ काम कर रहे हैं तो जो नेचर को जो हार्म कर रहा है वो हार्म कैसे मैं कम कर सकता हूँ, ये इंस्पिरेशन मैं आपसे ज़रूर लूँगा और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी ये इंस्पिरेशन ज़रूर लेंगे। और आपने इतनी सारी बातें बताई है तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो आपका इंटरव्यू देखने के बाद में जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ज़रूर चेंज होगा। और आप सभी की जानकारी की मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप बाम्बू इंडिया का टूथब्रश ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। मैं पिछले जब से इनके बारे में मैंने पढ़ा और सुना है तब से मैं काफ़ी लोगों को मैं गिफ्ट भी कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं। और इससे एक छोटा कॉज जो है नेचर के लिए हम बिल्कुल काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच योगेश जी। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि हर एक बंदे को क्वेश्चन आता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप ही हैं जो कंज्यूमर में जो पावर है वो किसी में भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पास आप कंघी यूज कर रहे हो तो जस्ट यूज दिस बाम्बू या फिर नीम की कोम है, राइट, दिस सेव्स 25 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक, राइट। तो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आपकी लाइफ में भी चेंज कर सकते हो। आप देखो कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके साथ कोई अल्टरनेटिव कोई है क्या, और है अल्टरनेटिव। यस। और मोस्टली सारे अल्टरनेटिव ये देसी है, राइट। तो आप उनको प्रमोट करो क्योंकि आज के तारीख में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बाम्बू की खेती नहीं कर रहा है, खेती जो किसान ही कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ डे वो पैसा वो किसान के हाथ में ही जाने वाला है। तो वो सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ब्रश से क्या होगा। अगर हम ऐसा सोचे कि एक ब्रश से क्या होगा, लेकिन हमारी 100 करोड़ जनता है और सोचो 100 करोड़ जनता ऐसे सोचा तो किसी का नहीं होगा। तो ये सोच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे आप किसी ट्रैवल, अभी छुट्टी का सीजन शुरू होने वाला है, लोग पैंडेमिक के बाद बाहर जा रहे हैं, लद्दाख जाएंगे या महाबलेश्वर जाएंगे। अब वहाँ जाके गंदगी क्यों कर रहे हो? गंदगी को थोड़ा कम कर, गंदगी को कम करो। आप खुद की पानी की बोतल लेके जाओ, रिफिल करो। आज हर एक होटल में अवेलेबल है। आप बाम्बू के स्ट्रॉ यूज करो या पेपर स्ट्रॉ यूज करो। तो अगर आपसे गलती से छूट भी जाता है वहाँ पे तो पोल्यूशन नहीं करेगा। आप जैसे बड़े बड़े सिटी दिल्ली, पुणे, मुंबई से जाके लद्दाख में जाके गंदगी करने थोड़ी जा रहे हो, उनकी भी लाइफ है। आज लद्दाख इज वन ऑफ द गार्बेज स्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ एंथुसियास्ट लाइक अस। तो एटलीस्ट अगर आपको वो खराब नहीं करना है तो एटलीस्ट उनको कंट्रीब्यूट तो करो। यस।
मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर लास्ट में योगेश जी ने कही कि हमको एक ओथ लेनी चाहिए, हमें कसम लेनी चाहिए कि मैं कहीं पर भी जा करके प्लास्टिक को नहीं यूज़ करूँगा या तो उसको कम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए और इतनी अच्छी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि योगेश जी काफ़ी एक्सेसिबल है, उनको अगर आपको कनेक्ट करना है तो ज़रूर हमें बताइए, तो हम उनको आपसे कनेक्ट करके देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर।